हेलो हाँ, हेलो। जी। आज ये रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये किया जा रहा है एलआईसी या फिर किसी भी इंश्योरेंस एग्जाम में पास होने के लिए जो एजेंट्स का एग्जाम होता है उसके पर्पज से बनाया हुआ वीडियो है। पहले थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बता दूं कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम पे होता है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो कंप्यूटर पे एग्जाम देने के लिए सक्षम नहीं है, कभी नहीं चलाया है, तो एक बार आपको कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करके जाने की जरूरत है। 50 क्वेश्चंस होते हैं। जो सारा ऑब्जेक्टिव होता है वैकल्पिक प्रश्न होता है, जिसमें 4 विकल्प होते हैं, 4 ऑप्शन, और उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होता है, उसको चुनना होता है। और मिनिमम 17 नंबर पास होने के लिए जरूरी होता है। 50 क्वेश्चन में से आपको 17 नंबर कम से कम चाहिए होते हैं पास होने के लिए। और जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, मतलब एक क्वेश्चन सही है तो 1 नंबर, और गलत है तो उसका कोई भी नंबर नहीं मिलता है। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के साथ आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा। उस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन है, 70-72 क्वेश्चन है। सारे नहीं, उसमें सारे नहीं पढ़ने हैं। जो भी पढ़ना है, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, उसको मैंने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस डिस्कस किया है, उसको कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पढ़ूंगी, ऑप्शन दोनों को साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि अगर कोई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का है तो दोनों को वीडियो समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा साथ में, और कुछ चीजें मैं वीडियो के दौरान आपको नोट डाउन कराऊंगी, उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। उससे फायदा ये होगा कि आपको दोबारा इस पीडीएफ को या दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस अपने नोट्स को एक बार पढ़ लेना, वो आपको रिवीजन का काम करेगा। और इस वीडियो को ध्यान से देखने और समझ लेने के बाद आप फेल नहीं होंगे, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ का पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा, हाँ, बस, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में बीमा उद्योग का नियामक रेगुलेटर है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। जैसे बीमा बीमा कंपनीज हैं देश में हमारे। एलआईसी एक सरकारी संस्था, जो बीमा उद्योग, बीमा कंपनी जिसको, जो एक सरकारी संस्था है। और उसके अलावा 23 प्राइवेट कंपनीज हैं जो बीमा इंश्योरेंस कंपनी जैसे काम करती हैं। ठीक है, तो कोई भी देश में कंपनी है, काम कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनाई जाती है। ये संस्था इसलिए बनाई जाती है कि वो कंट्रोल कर सके। और कोई भी कंपनी जो किसी पर्पस से बनाया गया है, जो किसी एक उद्देश्य से बनाया गया है, उस उद्देश्य में को पूरा करने में वो सक्षम हो और किसी तरह की मोनोपोली ना कर सके, इसलिए एक रेगुलेटर बनाया जाता है। मोनोपोली करने का मतलब कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो उस इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस कर रही है। ठीक है, और उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा होता है, क्योंकि आप वहां पैसे जमा करते हैं। किसी कंपनी ने कह दिया कि 15 साल के लिए आप पैसे जमा कर दीजिए, 15 साल बाद हम आपको इतना देंगे। और ये वादा करने के बाद अगर वो 15 साल बाद आपको उतने पैसे नहीं लौटाता है जितने उसने लौटाने का वादा किया था, तो फिर आप कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए और इसी आपके पब्लिक के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए सरकार ने एक नियामक बना रखा है जो कंट्रोल करता है। मतलब कोई भी बीमा कंपनी अगर अपने कहे हुए वादे पे को पूरा नहीं करती है तो उसके लिए भी कुछ सजा होती है। रेगुलेटर के पास पूरा पूरा अधिकार होता है उस कंपनी को कम्प्लीटली बंद कर देने का, या फिर उस पर कुछ फाइन चार्ज करने का। ठीक है, तो इस रेगुलेटर के डर से बीमा कंपनीज जो हैं वो एक कंट्रोल में काम करे।
इसलिए ये रेगुलेटर बनाया जाता है। ठीक है, रेगुलेटर का मतलब मैंने समझा दिया। तो बीमा उद्योग के लिए जो रेगुलेटर है उसका नाम है भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, जो दूसरे नंबर ऑप्शन में आपको दिखेगा। इंग्लिश में कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही वो संस्था भी है, यही वो संस्था भी है जो आपका एग्जाम भी लेती है। जो एग्जाम देने आप जाते हैं वो कोई और नहीं बल्कि IRDA का एग्जाम होता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसके ये IRDA जो मैंने आपको बताया है, एक काम करिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके साथ दो रेगुलेटर और पूछे जाते हैं, उसको भी वहीं पे लिख लीजिएगा। इंश्योरेंस कंपनी के लिए IRDA, एक पूछा जाता है पूंजी बाजार का नियामक, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं शेयर मार्केट रेगुलेटर। उसका आंसर होता है सेबी, SEBI। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। S से होता है सिक्योरिटी, B से होता है बोर्ड, E से होता है एक्सचेंज और I से इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बनाया हुआ रेगुलेटर है। इसके अलावा एक पूछा जाता है कि भारत में बैंकों को कौन संचालित करता है या कंट्रोल करता है, या एज अ रेगुलेटर बैंकों के लिए कौन रेगुलेटर का काम करता है, तो वो है RBI, जैसे आप सब वाकिफ होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तीन विनियामक पूछे जाते हैं, तीन रेगुलेटर पूछे जाते हैं, तीन में से एक, दो या कभी कभी तीनों भी पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आइए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफर से संबंधित है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर? रिस्क ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आंसर है इंश्योरेंस, ठीक है। रिस्क को ट्रांसफर करने का मेथड इंश्योरेंस कैसे है वो मैं आपको समझा दूं। जैसे हम इंश्योरेंस करते क्यों है? इंश्योरेंस करने का प्राइमरी पर्पस ये होता है कि आज अगर मैं अर्निंग हूं और कल को किसी भी वजह से मैं काम करने लायक नहीं रह गई, मैं अर्न करने लायक नहीं रह गई, चाहे डेथ हो गया, चाहे मैं अपाहिज हो गई, ठीक है, उस केस में हमारी फैमिली जो हमारे ऊपर फिनेंशियली डिपेंडेंट है उसको सिक्योर करने का काम करता है इंश्योरेंस। जो होता है लाइक अगर अपने LIC कंपनी से इंश्योरेंस खरीदा है तो इंश्योरेंस खरीद के आप हम फ्यूचर में होने वाले अपने रिस्क को कंपनी पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि रिस्क को ट्रांसफर करने का एक मेथड है इंश्योरेंस। चलिए अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन। ये ध्यान रखिएगा, इस PDF में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो जनरली नहीं पूछे जाते हैं, उसको मैं स्किप करते जा रही हूँ, तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। जोखिम पूलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम ट्रांसफर को क्या कहते हैं? जोखिम पूलिंग करने का क्या मतलब होता है? यहाँ भी पहले तो बता दूं, आंसर है इंश्योरेंस, बीमा कहते हैं जिसको, ठीक है, हिंदी में बीमा और इंग्लिश में इंश्योरेंस कहते हैं। रिस्क पूलिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जितने भी लोगों का बीमा करती है, जैसे 100 लोगों का बीमा किया गया, पर उसमें हानि कुछ लोगों की होती है। मतलब कि 100 लोगों का अगर कंपनी इंश्योरेंस करती है, ये वादा करती है कि आप कल आपकी डेथ होगी तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हम देंगे, तो सारे के सारे 100 लोग मर नहीं जाते हैं उस ड्यूरेशन के बीच में, 1 2 4 5 कुछ लोगों की हानि होती है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉकेट से पैसे नहीं देती है, वो हमारे ही पैसा होता है जो 100 लोगों द्वारा जमा किया जाता है, बट 1 और 2 जिसकी हानि हो जाती है उन लोगों में बांट दिया जाता है। तो रिस्क पुलिंग का मतलब ये होता है रिस्क को शेयर करना। 100 लोग 2 लोगों के रिस्क को शेयर करेंगे, इसी को कहते हैं रिस्क पुलिंग। तो रिस्क ट्रांसफर थ्रू द रिस्क पुलिंग, इसको कहते हैं, कैसे किया जाता है? इंश्योरेंस के थ्रू, बीमा के थ्रू। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आइए। देखिए ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, 6 नंबर क्वेश्चन में जो एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। बेसिकली ये
बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के काम करने का। देश में दो तरह की इंश्योरेंस कंपनीज काम करती है, एक जनरल इंश्योरेंस होता है और एक लाइफ इंश्योरेंस होता है। आपका हमारा किसी की लाइफ का बीमा होता है तो उसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। उसके अलावे आप किसी भी चीज का बीमा कराते हैं, आपके घर का बीमा कराते हैं, आपके कार का बीमा कराते हैं, आपके घर की अलमारी का बीमा कराते हैं, फ्रिज का बीमा कराते हैं, ये सब कुछ जनरल इंश्योरेंस में आता है। यहाँ जो एक एग्जांपल दिया गया है ये जनरल इंश्योरेंस का दिया गया है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी सेम बेसिक इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। 400 घरों में से प्रत्येक का मूल्य 20,000, यानी एक घर का दाम 20,000 रुपए है। 400 घर का बीमा हुआ है, जिसमें कंपनी ने देखा है कि औसतन 4 घर में प्रति वर्ष आग लग जाती है, जिससे कुल 80,000 की हानि होती है। अगर एक घर का मूल्य 20,000 रुपए है, कहने का मतलब है कि अगर कोई घर जल जाता है, ठीक है, तो उसको दोबारा से पहले जैसा करने में 20,000 रुपए का खर्च आता है। ठीक, इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक को वार्षिक अंशदान कितना करना होगा? ठीक है, आउट ऑफ 400 हाउसेस ईच वैल्यूड एट ₹20,000, on an average 4 houses get burnt every year, resulting in a combined loss of 80,000. What should be the annual contribution of each house owner to make good this loss? ठीक है, कंपनी क्या करती है, 10 साल का पीछे का डाटा उठा के देखती है कि उसको ऑन एन एवरेज हर साल कितना भरपाई करना पड़ा है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो। यहाँ जनरल इंश्योरेंस अगर कंपनी कोई 400 घर का बीमा की है तो वो 10 साल का डाटा उठा के देखती है कि लगभग उसको कितना भरना पड़ा है। ठीक है, तो औसतन देखा गया कि 10 सालों में 40 घर जले होंगे। ठीक है, तो प्रति वर्ष 4 घर का यानी 80,000 रुपए की भरपाई करनी पड़ती है। तो कंपनी को ये 80,000 अपनी पॉकेट से नहीं देना है, ये उसी 400 घरों पे इम्पोज करना है जिस घरों ने ये अपना इंश्योरेंस कराने का सोचा हुआ है। ठीक है, तो ये 80,000 बटा 400 करेंगे। 400 घर में हमें इस 80,000 रुपए को बांटना है। 80,000 बटा 400 यानी 200 रुपए का प्रीमियम अगर वो 400 घरों पे लगाती है तो उसको 80,000 रुपए हर साल मिल जाते हैं, और इसी 80,000 रुपए का भरपाई जो है वो कंपनी को करना पड़ता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आइए। 7 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, तो मैंने ऊपर भी बताया था इंश्योरेंस कंपनी का काम करने का बेसिक तरीका। जैसे 6 नंबर में आपने देखा कि 400 घरों ने सबने प्रीमियम जमा किया, लेकिन 4 घर का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़िएगा, बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग ऑफ लॉसेस ऑफ अ फ्यू बाय मैनी। मतलब कुछ लोगों की हानि होती है लेकिन बहुत सारे लोगों द्वारा आपस में बांटा जाता है। मतलब 4 घर जल रहे थे लेकिन बांटा कितने घरों में गया था? 400 घरों में। ठीक है, यानी सिर्फ 200 रुपए में हमने अपने घर को सेव कर लिया है। कितने के जो खर्चा 20,000 रुपए का हो सकता था उसके लिए। चलिए, उसके नीचे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसमें आपको 3rd पॉइंट पढ़ने की जरूरत है, उसके अलावे जो बाकी सारे पॉइंट्स है वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते। 3rd पॉइंट में है IRDA। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, IRDA एक रेगुलेटर है। ठीक है, तो कोई भी रेगुलेटर बनाया जाता है तो वो उसमें कुछ रूल्स बनते हैं, उसमें कुछ एक्ट्स बनते हैं। ठीक है, सपोज कि देश में कानून बना है तो कानून के तहत कुछ धाराएं दी गई हैं, कुछ एक्ट है। अगर आप चोरी करेंगे और आप मर्डर करेंगे, दोनों के लिए सेम सजा तो है नहीं, दोनों की धारा अलग अलग है, और दोनों के तहत सजा जो है वो फिक्स है कि आप चोरी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या दंड मिलेगा, और मर्डर करेंगे तो क्या दंड मिलेगा। उसी तरह से IRDA का भी कुछ एक्ट बना हुआ है जिसके तहत है कि कंपनी किस तरह का वायोलेशन अगर करती है तो उसको किस तरह का दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो IRDA स्थापना करने से पहले उसके कानून को बनाया गया था, उसका एक्ट बनाया गया था। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि IRDA एक्ट कब बना था? 1999 में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
और इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। ठीक है, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी और 1999 में इसका एक्ट बना था। उसके जस्ट नीचे आपको फिर चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट फैक्ट दिखेगा। ठीक है, ये मैं इसमें जो भी चीज इम्पोर्टेंट थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला पॉइंट है भारत में पूंजी बाजार को कौन नियंत्रित करता है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मैं ऊपर बता चुकी हूँ। भारत में बैंकों को कौन नियंत्रित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड पॉइंट पे है, वो पढ़ लीजिएगा। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को कौन नियंत्रित करता है? आईआरडीए नियंत्रित। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, टीपीए क्या होता है? टीपीए कोई भी थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी जैसे कहने का मतलब, सपोज आपने आपने ऐसा सुना भी होगा, हो सकता है नहीं सुने होंगे तो मैं बता दूं। जैसे आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम खरीदते हैं या फिर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो कुछ कैशलेस जैसा सुना होगा आपने कि कुछ कैशलेस होता है। मतलब अगर आपने किसी कंपनी का मेडिक्लेम खरीद रखा है और आप जाओगे हॉस्पिटल में, तो डायरेक्टली क्या होता है कि मेडिक्लेम कंपनी की तरफ से डायरेक्टली हॉस्पिटल को पैसा पे हो जाता है और आपको वहां पे पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो इस बीच में कंपनी और आपके बीच में एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है। मतलब डायरेक्टली कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है कि हॉस्पिटल में पैसा देना है, कितना देना है, क्या करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने एक दूसरे पार्टी को शिफ्ट कर रखा है, जिसको थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करता है आईआरडी। चलिए नीचे आइए, 8 नंबर क्वेश्चन में। उस परिदृश्य को पहचाने जहां बीमा की जरूरत पर एक बहस की आवश्यकता नहीं होती है। आइडेंटिफाई द सिनारियो वेयर अ डिबेट ऑन द नीड फॉर इंश्योरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको अगर अपने लाइफ के लिए इंश्योरेंस लेना है, या अपने घर के लिए इंश्योरेंस लेना है, अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस लेना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। जरूरी तो वो भी होता है, बहुत जरूरी होता है, लेकिन आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, इसके लिए कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर आपको सिर्फ कन्विंस कर सकता है। आपको आपके लिए कंपलसरी कोई कंपल्सन नहीं होता है आपको, आपके ऊपर कि ये लेना है। लेकिन जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो एक मोटर इंश्योरेंस फॉर थर्ड पार्टी लायबिलिटी होता है, तृतीय पक्ष के दायित्व के लिए मोटर बीमा, जो यहाँ थर्ड नंबर ऑप्शन में दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी से कल को अगर किसी तीसरे की गाड़ी में धक्का लगेगा, ठीक है, तो उसका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए आप इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम कर सकते हैं। ऐसे होता है, रोड पे हम चलते हैं, हमारी गाड़ी से अनजाने में ही किसी को धक्का लग गया, उसका कुछ टूट गया, तो कहता है चलो चलो तुम बनवाओ, तुमको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वहां पैसे आपके पॉकेट से ना लगे, इसकी वजह से आप उसका इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है, और उसका प्रीमियम आप भरते हैं कि थर्ड पार्टी। तो ये जो होता है ना इंश्योरेंस, ये कंपलसरी होता है, ये आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको लेना ही होता है। इसमें यहाँ कोई आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप लेंगे या नहीं लेंगे। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी खरीदने के साथ ही आपको लेना होता है। तो इसलिए क्वेश्चन में बोला है कि कोई बहस की आवश्यकता है कि नहीं, कि हमको लेना है कि नहीं है। कोई बहस की आवश्यकता नहीं है, ये गाड़ी आप खरीद रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। ब्लैंक एक ठोस वस्तु नहीं है। ठोस इंग्लिश में लिखा हुआ है टेंजिबल। ठीक है, ठोस या टेंजिबल वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, बट जो जिसको हम छू नहीं सकते उसको बोलेंगे इनटेंजिबल या नॉट टेंजिबल, या ठोस वस्तु नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस है, उस उसको छोड़ के बाकी सारी चीजों को हम ठोस वस्तु के अंदर रख सकते हैं। सपोज मान लीजिए घर है, मोबाइल फोन है या जीन्स है। अगर इन तीन चीजों में से किसी भी एक चीज की आप मार्केटिंग करने जाते हैं, तो आपके पास कुछ होता है दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि हाँ देखिए, सपोज मान लीजिए आप मोबाइल फोन, तो उसका कैमरा दिखाएंगे, देखिए आगे से इतने इतने मेगा पिक्सल है, पीछे से इतना मेगा पिक्सल है, ऐसा है, ये स्क्रीन है, ये है, वो है। बट इंश्योरेंस जब हम सेल करने जाते हैं तो हमारे पास जो बेचने के लिए चीज होता है वो ट्रस्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम बेच सकते हैं, कुछ हमारे पास दिखाने के लिए नहीं होता है।
इसी वजह से बोला कौन सा ठोस वस्तु नहीं है, तो यहाँ भी आंसर होगा इंश्योरेंस। चलिए 10 नंबर में आइए। इस क्वेश्चन को तो नोट डाउन कर लीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 शिफ्ट एग्जाम का होता है, तो 100 के 100 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिएगा। अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत रखने वाला एक ग्राहक खाली स्थान के माध्यम से IRDA में संपर्क कर सकता है। जैसे हमने आपको शुरू में बताया था, IRDA किस लिए बनाया गया? कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आपके इंटरेस्ट का वायलेशन होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके हित में नहीं हो रही हैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो आप IRDA के पास शिकायत कर सकते हैं। IRDA का हर जगह ऑफिस या संस्था जैसा कुछ नहीं खुला है कि आप जाएंगे और कंप्लेन कर देंगे ऑफिस। अगर आपको IRDA के पास कंप्लेन करना है तो IRDA के साइट पे जाना है, उनका एक पोर्टल है, उनके पोर्टल का नाम है IGMS। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। जनरली मैंने जैसा रिव्यू लिया है एग्जाम में बच्चों से, मेरे को पता चलता है जी को चेंज करते हैं, ग्रीवांस की जगह कुछ जी के लिए अलग डाल देते हैं। इंटीग्रेटेड में भी इंटरनेशनल या इंटीग्रेशन इस तरह की चीजें डाल देते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम चेंज नहीं होगा। तो इंटीग्रेटेड ग्रीवांस को एकदम अच्छे से याद रखने की जरूरत है। ठीक है, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम IRDA का पोर्टल है, जो किस लिए होता है? शिकायत दर्ज कराने के लिए होता है। ठीक है, इस नीचे के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और यहीं पे बता दूं, उसके बाद नीचे के 10-11 क्वेश्चंस आप आंसर खुद लगा लेंगे। ठीक है, जैसे IRDA के पास आपको कंप्लेन करना है तो IGMS के थ्रू जाना है, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम पे कंप्लेन डाल देना है, वो उनको मिलेगा, वो वहीं से अपना सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इससे पहले कुछ छोटे छोटे और प्रोसेस होते हैं जो करके भी आप अपने ग्रीवांस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए कि LIC के किसी भी ब्रांच से आपने कोई पॉलिसी खरीदी है और आपको इंश्योरेंस एडवाइजर ने इस तरह का कुछ वादा किया था कि 10 साल बाद आपके पैसे 4 गुना होके मिलेंगे आपको, और जब 10 साल बाद आप पैसे लेने जा रहे हो तो आपको 2 गुना ही मिला। तो इस तरह का आपका कंप्लेन है, तो आपको है कि आपको 4 गुना पैसे चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने रिटर्न से, तो जो भी कंसर्न्ड ब्रांच है जहां से आपने पॉलिसी खरीदी है, उस ब्रांच के ब्रांच मैनेजर के पास एक रिटन एप्लीकेशन देना होता है कि आपका इस तरह का शिकायत है पर्टिकुलर कंपनी से, पर्टिकुलर कंपनी के पर्टिकुलर ब्रांच से। ठीक है, मान लीजिए इस चीज को लिखते जाइएगा एक लाइन में एरो देके। ठीक है, मान लीजिए कि कंपनी के उस ब्रांच मैनेजर ने रिजेक्ट कर दिया आपका जो भी शिकायत है, मतलब कहा गया कि जो हमारे पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलना चाहिए था वो आपको मिल गया है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला था, तो ये आपका कंप्लेन वैलिड नहीं है, कंपनी वहां से उसको रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन कहाँ होता है? लोकपाल के पास जाने का। यानी कि कंपनी के रिजेक्ट करने के 1 साल के भीतर, यानी विद इन 1 ईयर आपको लोकपाल के पास जाना होता है। लोकपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, कह सकते हैं एक छोटा सा कोर्ट जैसा, ट्रिब्यूनल जैसा होता है, जो हर कंपनी का अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको LIC की किसी पॉलिसी के संबंध में कोई शिकायत है, तो LIC के लोकपाल के पास जाएंगे, इंग्लिश में ऑम्बड्समैन बोला जाता है। ठीक है, LIC का ऑम्बड्समैन अलग होता है, HDFC लाइफ से अगर आपने पॉलिसी खरीदी है तो उसका ऑम्बड्समैन अलग है, अगर ICICI से खरीदा है तो उसका ऑम्बड्समैन अलग है। तो LIC के पॉलिसी के रिगार्डिंग आपका अगर कोई कंप्लेन है तो LIC के लोकपाल के पास आप जाएंगे। लोकपाल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लोकपाल में क्या होता है ना, जब आप जाएंगे तो 95 से 97% तक केसेस लोकपाल में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो लोकपाल को सबसे सुटेबल प्लेस माना जाता है आपका कंप्लेन
सॉल्व होने का सबसे सुटेबल प्लेस माना जाता है, क्योंकि 95 to 97% तक केसेस वहां सॉल्व हो जाते हैं। मतलब कि पूरा चांस है, पूरी प्रोबेबिलिटी इस बात की होती है कि आप वहां से जो भी वहां का जजमेंट होगा वहां से आप सेटिस्फाई होंगे। बट इन केस अगर आप वहां से भी सेटिस्फाई नहीं है, तब आता है जुडिशियल चैनल। ठीक है, पीडीएफ को थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, 10-11, उसके और नीचे न्यायिक चैनल दिखेगा येलो कलर के बार में, बस यहीं पे। ठीक है, जुडिशियल चैनल। ठीक है, लोकपाल के बाद अगर लोकपाल में भी आप सेटिस्फाई नहीं है तो आपको जुडिशियल चैनल में आना है। जुडिशियल चैनल तीन प्रकार के हो गए, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, जिला फोरम। राष्ट्रीय आयोग को कहते हैं नेशनल कमीशन, राज्य आयोग को कहते हैं स्टेट कमीशन, और जिला फोरम को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट फोरम। इनमें से तीन में से कोई एक जगह जाना है, वो डिपेंड करता है आपका अमाउंट। ठीक है, जैसे नीचे आपने देखा होगा जिला फोरम के नीचे देखिए हरे रंग के बॉक्स में लिखा हुआ है, ऐसी शिकायतें जहां समान सेवाओं का मूल्य क्षतिपूर्ति का दावा यदि किया है जो 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है। अगर आपके केस का जो भी आप शिकायत है उसका उस अमाउंट का प्राइस 20 लाख या उससे कम है तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना है। राज्य आयोग स्टेट कमीशन में कब जाना है? अगर आपके केस का अमाउंट 20 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का है। इसको लिखते जाइएगा, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। 20 लाख से 1 करोड़ तक का है तो आपको स्टेट कमीशन के पास जाना है, राज्य आयोग में। और 1 करोड़ से ऊपर का है तो आपको राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन में जाना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, 1 करोड़ से ऊपर नेशनल कमीशन, 20 लाख से 1 करोड़ स्टेट कमीशन, और 20 लाख से नीचे 20 लाख तक डिस्ट्रिक्ट फोरम। ऑप्शन में कभी कभी डिस्ट्रिक्ट परिषद और डिस्ट्रिक्ट फोरम दोनों मिलता है, तो फोरम याद रखिएगा। उसके जस्ट ऊपर वाली स्लाइड में आइए, जुडिशियल चैनल के ऊपर चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ, इसमें लास्ट पॉइंट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस तिथि को बनाया गया था, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 14 दिसंबर 1986, 14 दिसंबर 1986। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चंस आ जाइए, 12 नंबर क्वेश्चन में आइए। जो चीजें मैंने आपको अभी तक समझाई है उसमें से नीचे से 10-12 क्वेश्चंस आप खुद लगा लेंगे। देखिए, खालिस्तान का अधिकार क्षेत्र ऐसी शिकायत पर ध्यान देने का है जहां वस्तु या सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख रुपए तक रहता है। 20 लाख रुपए तक जिला फोरम में जाना है। ठीक है, द ब्लैंक has jurisdiction to entertain complaint where value of goods and service compensation claim up to 20 lakh, तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा। मैंने इंग्लिश में भी पढ़ दिया। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, आईजीएमएस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम, 3rd नंबर ऑप्शन आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन में आइए, इनमें से कौन सी उपभोक्ता शिकायत निवारण एजेंसी 20 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक उपभोक्ता विवादों पर ध्यान देती है? 20 से 100 आपको कहाँ जाना था? स्टेट कमीशन, राज्य आयोग के पास। ठीक है, 100 लाख 1 करोड़ दोनों बराबर है, 100 लाख भी दिखा मिल सकता है आपको। 15 नंबर क्वेश्चन में आइए, इनमें से कौन सा बीमा पॉलिसी के संबंधित शिकायत दर्ज करने के संबंध में ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होगा? कौन सा सबसे सुटेबल प्लेस होता है? Which of the below will be the most appropriate option for the customer to lodge an insurance policy related complaint? इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, बीमा लोकपाल, क्योंकि मैंने बताया था 97 तक केसेस बीमा लोकपाल में सॉल्व हो जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आइए,
इनमें से कौन सा कथन बीमा लोकपाल के क्षेत्र अधिकार के संबंध में सही है? क्षेत्र अधिकार का मतलब यह होता है कि जो बीमा लोकपाल है वो एक निर्दिष्ट स्पेसिफाइड टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर ही काम करता है। मान लीजिए कि पटना से आपने कोई पॉलिसी खरीदी है, तो पटना के लोकपाल, पटना में जो LIC का इंश्योरेंस लोकपाल होगा, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, वहीं पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये क्षेत्रीय स्पेसिफाइड टेरिटोरियल लिमिट्स में क्यों बनाया जाता है कि केसेस बहुत ज्यादा दिन तक पेंडिंग न रहे। छोटे छोटे जगह पे अलग अलग लोकपाल है। अब मान लीजिए कि पूरे बिहार में एक लोकपाल रहेगा, तो वहां पे केसेस सॉल्व होने में कितना लंबा लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए छोटे छोटे जगह पे निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर ही काम करता है। 4 नंबर ऑप्शन इसका आंसर है। बीमा लोकपाल केवल निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर काम करता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आइए। एक बीमा लोकपाल से संपर्क करने की समय सीमा क्या है? मैंने आपको बताया था, कंपनी जब रिजेक्ट करती है उसके 1 साल के अंदर आपको जाना होता है इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के पास। एक बीमा लोकपाल के साथ संपर्क करने की समय सीमा 3rd नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 1 वर्ष के भीतर, विद इन 1 ईयर ऑफ रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेन बाय इंश्योरर। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें पूछा गया है कि लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने की कोई फीस लगती है? बिल्कुल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ शिकायत करने का कोई शुल्क नहीं लगता है, तो 2 नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कोई भी फीस या शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन पूछता है, क्या निजी बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, चाहे कंपनी सरकारी हो, चाहे कंपनी निजी हो, प्राइवेट हो, या कोई भी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसके लोकपाल में जाकर के उसके रिगार्डिंग आप कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रमेश द्वारा बीमित नहीं किया जा सकता है? अभी इसको एक वर्ड आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, वो आप समझ लीजिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कंपनी के हिसाब से आपके साथ होना चाहिए, तभी आप उसको या तो नॉमिनी बना सकते हैं या तो उसके लिए आप इंश्योरेंस परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को नॉमिनी बनाना है या फिर आपको किसी के लिए इंश्योरेंस खरीदना है, तो कंपनी का ये मानना होता है कि वो किसी ना किसी तरह आपसे ब्लड रिलेशन से जुड़ा हो और आप पे फिनेंशियली डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है कि किसके लिए नहीं किया जा सकता, तो वो आपका दोस्त रमेश का मित्र इसमें आंसर होगा, क्योंकि आपके साथ ब्लड रिलेशन से नहीं जुड़ा। ये हो सकता है कि आपका कोई दोस्त होगा जो आपके ऊपर फिनेंशियली डिपेंडेंट होगा, बट कंपनी इस चीज को नहीं मानती है। तो यहाँ पे आप अपने घर के लिए बीमा खरीद सकते हैं, क्योंकि वो ये यहाँ पे खरीदने की बात है, तो आप अपने घर के लिए बीमा खरीद सकते हैं, अपनी अपनी वाइफ के लिए बीमा खरीद सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए खरीद सकते हैं, अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड के लिए आप बीमा नहीं खरीद सकते हैं, ना उसको नॉमिनी बना सकते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आइए। 21 नंबर क्वेश्चन, स्क्रॉल करना। 21 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रॉल करो। हाँ हाँ। चलो, निम्न में से कौन सा पक्ष जीवन बीमा अनुबंध करने योग्य नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द बिलो पार्टी इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होना और लाइफ इंश्योरेंस होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं समझाऊंगी, इसको अच्छे समझ लीजिएगा।
यहाँ पे पूछा है कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में कहते हैं अनुबंध। अनुबंध होने के लायक कौन नहीं है? नाबालिग, माइनर कहते हैं जिसको, जिसकी उम्र 18 साल या उससे 18 साल से कम है। 18 साल हो गया तो वो तो मेजर में आ जाता है, माइनर 18 साल या उससे कम है। उसके साथ कोई भी कंपनी ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, बट इंश्योरेंस माइनर का होता है। नाबालिग के नाम से बीमा होता है, बट जब भी कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, जब छोटे बच्चे का 18 साल से कम उम्र के बच्चे का बीमा किया जाता है, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन होता है उसके मदर या फादर के साथ, यानी उसमें प्रपोजर उसके मदर या फादर बनते हैं, उसका सिग्नेचर और उसका किसी तरह का कंसेंट नहीं लिया जाता है नाबालिग का। वो जो कंसेंट चलता है वहां पे वो उसके पेरेंट्स का चलता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि माइनर का बीमा होता है, बट माइनर का के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। कोई भी पॉलिसी अगर आप खरीदते हैं किसी कंपनी से, तो वो कुछ और नहीं बल्कि 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, जो रिस्क कवर होता है वो दो तरीके से दिया जाता है, एक नेचुरल रिस्क कवर होता है और एक एक्सीडेंटल रिस्क कवर होता है। नेचुरल रिस्क कवर के कंपैरिजन एक्सीडेंटल रिस्क कवर में पैसे जो होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं, इसलिए डेथ किस तरह से हुई है, नेचुरल हुई है एक्सीडेंटल हुई है, ये प्रूव करना पड़ता है। कभी कभी कंपनी के सामने कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जहां कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि डेथ एक्सीडेंटल है या नेचुरल है। उस तरह का एक केस यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। निम्न परिदृश्य में मृत्यु के नजदीकी कारण का पता लगाएं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट कॉज फॉर द डेथ ऑफ फॉलोइंग सिनेरियो। ठीक है, घोड़े से गिरने के कारण अजय की पीठ टूट जाती है। जल में पड़े रहने के कारण उसे निमोनिया हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है, पर निमोनिया के कारण वह मर जाता है। कहने का मतलब घोड़े से अगर वो गिर के मरा होता तो वो एक्सीडेंटल डेथ का क्लेम उसको मिलता, और अगर निमोनिया से मरेगा तो वो नेचुरल डेथ क्लेम होगा। पर यहाँ पे केस में यहाँ जो ये केस है इसमें डिसाइड करना है कंपनी को, तो कंपनी देखती है किसी भी केस का सबसे नजदीकी कारण क्या है, उसके डेथ का सबसे नजदीकी कारण क्या है। तो कहने का मतलब कंपनी ये मानती है कि अगर वो घोड़े से गिरा नहीं होता तो उसकी पीठ नहीं टूटी होती तो जल में पड़ा नहीं रहता, और जल में नहीं पड़ा रहता तो उसको निमोनिया नहीं होता, और निमोनिया नहीं होता तो मरता नहीं। तो कंपनी जो है घोड़े से गिरने को इसका मुख्य कारण, सबसे नजदीकी कारण घोड़े से गिर के मरना यानी एक्सीडेंटल डेथ का क्लेम इसको मिलेगा। और इसमें कॉज क्या माना जाएगा? थर्ड नंबर ऑप्शन में दिया है घोड़े से गिरना, फॉलिंग ऑफ अ हॉर्स, इसके डेथ का कॉज मानते हुए इसको एक्सीडेंटल डेथ का रिस्क कवर मिलेगा। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू से दो दो क्वेश्चन आते हैं। समझ लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू की धारणा का आविष्कार किसने किया था, मतलब इसको कौन डिवाइस किया था, किसने पहले सबसे पहले ये बताया कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एच यू से ह्यूमन लाइफ स्टार्ट होता है, और थर्ड नंबर ऑप्शन इसका आंसर है प्रोफेसर ह्यूबेनेट। तो एच यू से ह्यूमन लाइफ और एच यू से ह्यूबेनेट प्रोफेसर का नाम है, ये याद रखने के लिए आपको आसान रहेगा, इसलिए मैंने बता दिया, और मेरे को लगता है कि ये याद भी हो गया होगा। एच से ह्यूमन लाइफ और एच से ह्यूबेनेट। ठीक है, दूसरी चीज मैं बता दूं कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू होता क्या है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू होता है एक कैलकुलेशन करने का वो तरीका कि किसको कितना बीमा लेने की जरूरत होती है, और ये डिपेंड करता है उसके अर्निंग पे। मान लीजिए एक फैमिली में दो मेंबर हैं या दो भाई हैं कह ले, अगर वो किसी एडवाइजर को, इंश्योरेंस एडवाइजर को बुलाते हैं, उनको ये जानना है कि किसको कितना बीमा लेने की जरूरत है। एक भाई जो है 10,000 रुपए कमाता है, दूसरा भाई 50,000 रुपए कमाता है। तो जो जिस प्रोपोर्शन में वो कमाता है उसी प्रोपोर्शन में उसको बीमा लेने की भी जरूरत पड़ती है।
मतलब कि अगर 10,000 कमाने वाले व्यक्ति को 10 लाख का बीमा लेने की जरूरत है, तो 50,000 कमाने वाले व्यक्ति को 50 लाख का बीमा लेने की जरूरत है। ऐसा हमारे ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक कैलकुलेट करने का ये तरीका है कि किसको कितना बीमा लेने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़िए। 24 नंबर क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित बीमा योजनाओं में से किस में बचत का तत्व बहुत कम अथवा कुछ भी नहीं रहता है? देखिए, इसमें इंश्योरेंस जो होता है, लाइफ इंश्योरेंस भी दो तरीके का होता है। एक पेज में दो पार्ट पार्ट करिएगा। एक तरफ लिख लीजिएगा ट्रेडिशनल प्लान, जिसको हिंदी में परंपरागत प्लान बोला जाता है, और दूसरे साइड में लिख लीजिएगा गैर परंपरागत बीमा, जिसको नॉन ट्रेडिशनल प्लान बोला जाता है। पहले हम ट्रेडिशनल प्लान के बारे में पढ़ेंगे, नॉन ट्रेडिशनल प्लान के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले अभी जो ट्रेडिशनल प्लान है उसमें दो पार्ट करिएगा। ट्रेडिशनल प्लान के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है टर्म इंश्योरेंस और एक होता है एंडोमेंट प्लान। इस चीज को लिखते जाइएगा ताकि बाद में आप बस शॉर्ट में उसका रिवीजन कर लें, ठीक है। जो ट्रेडिशनल प्लान होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है टर्म इंश्योरेंस, हिंदी में कहते हैं मियादी बीमा, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान को हिंदी में भी एंडोमेंट योजना ही बोला जाता है, ठीक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ध्यान से समझिएगा। अगर हमने 20 साल के टर्म के लिए कोई टर्म इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस लिया है तो उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ रिस्क कवर करेगा। मतलब इस 20 साल के दौरान अगर मेरी मृत्यु होती है तभी मुझे पैसा मिलेगा। अगर इस 20 साल के बाद मैं सरवाइव कर गई, 20 साल तक सरवाइव कर गई, उसके बाद मेरे पॉलिसी का टर्म खत्म हो गया, तो उसके बाद मुझे कोई भी अमाउंट बैक नहीं होगा, ठीक है, यानी कोई मेच्योरिटी सेटलमेंट नहीं होगा। एंडोमेंट प्लान, अगर मैंने कोई एंडोमेंट प्लान 20 साल के लिए लिया है तो बीच में मेरी डेथ हुई तो भी मुझे पैसे मिलेंगे मेरे नॉमिनी को। और अगर मेरी डेथ नहीं हुई, अगर मैं 20 साल सरवाइव कर गई, तो एक मेच्योरिटी अमाउंट जो हमने प्रीमियम दिया है उसके साथ कुछ बोनस, हमारे सम एश्योर्ड कुछ बोनस ऐड करके मेच्योरिटी अमाउंट मिल करके हमें मिल जाता है। कहने का मतलब कि टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ रिस्क कवर होता है और एंडोमेंट प्लान में रिस्क कवर के साथ साथ सेविंग एलिमेंट भी जुड़ा होता है, ठीक है। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस जब आप खरीदेंगे तो टर्म इंश्योरेंस में सेम सम एश्योर्ड के लिए आपका प्रीमियम कम लगता है एंडोमेंट के कंपैरिजन में। मतलब अगर आप 10 लाख रुपए का कोई पॉलिसी खरीद रहे हैं टर्म इंश्योरेंस में, तो आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट होगा 10,000 रुपए तक हो सकता है। लेकिन 10 लाख रुपए का अगर आप एंडोमेंट प्लान खरीद रहे हैं तो उसका जो प्रीमियम है वो 50,000 रुपए तक हो जाता है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस सिर्फ रिस्क कवर करता है और एंडोमेंट प्लान रिस्क कवर के साथ साथ सेविंग भी करता है, ठीक है। यह हमारा ट्रेडिशनल प्लान में, परंपरागत प्लान में दो तरह के प्लान थे, टर्म इंश्योरेंस एंडोमेंट। आगे नीचे के पेज में आपको नॉन ट्रेडिशनल प्लान के बारे में मिलेगा, उसी समय मैं नॉन ट्रेडिशनल प्लान के बारे में बताऊंगी, उस समय आप लिख लीजिएगा। 1 मिनट 24 नंबर क्वेश्चन में को वापस स्क्रीन पे। हाँ, इसमें लिखा हुआ है ना कि बचत का तत्व बहुत कम अथवा कुछ भी नहीं रहता है। बचत कुछ बहुत कम कभी कभी होता यह है कि किसी किसी टर्म इंश्योरेंस प्लान को बहुत अच्छा बनाने के लिए, बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए कंपनीज कभी करती है कि जो आपने प्रीमियम दिया है, अगर आप सर्वाइव कर गए तो जितना आपने प्रीमियम दिया है उतना बस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सेविंग में एलिमेंट में मतलब कुछ का होता है, वो डाउट आपको ना हो कि बचत का तत्व कुछ बहुत कम में क्या है। तो बहुत कम में यही होता है कि आपका बहुत होता है तो प्रीमियम का अमाउंट जो आपने दिया है वो वापस हो जाता है, और किसी किसी कंपनी के टर्म प्लान में वो भी नहीं मिलता है। तो इसलिए ये इस तरह से लिखा गया है। इसका आंसर टर्म इंश्योरेंस प्लान होगा जिसमें बीमा योजना में कोई बचत का तत्व नहीं रहता है या फिर बहुत कम रहता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रॉल करना। ह्यूमन लाइफ वैल्यू मैंने आपको बताया था ऊपर, उसी को पूछा है इन्होंने। निम्नलिखित में से वह
कौन सी पारंपरिक विधि है जो किसी व्यक्ति को कितने बीमे की आवश्यकता है निर्णय लेने में मदद करती है? Which among the following method is a traditional method that can help determine the insurance needed by an individual? मैंने बताया था ह्यूमन लाइफ वैल्यू, मानव जीवन मूल्य हिंदी में कह सकते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन में आंसर है कि वो ये तय करने में मदद करता है कि किसको कितना बीमा लेने की आवश्यकता है। चलिए आगे। उससे आगे और आगे और आगे। अच्छा, और आगे। हाँ, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीवन बीमा व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी धारक के बंधक का भुगतान करता है। जो आपका पॉलिसी का बॉन्ड होता है, बेसिकली एलआईसी का इंश्योरेंस पॉलिसी एज अ मॉर्गेज, उसको बंधक के रूप में आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई लोन लेने जाते हैं, अगर आपको लोन लेने की जरूरत है, तो एलआईसी की जो पॉलिसी है, उसका जो बॉन्ड का पेपर होता है, वो बैंक के पास बंधक के रूप में रख के आप पॉलिसी ले सकते हैं, उस पे लोन ले सकते हैं उस पॉलिसी को बंधक रख के। तो उसी को हम लोग बंधक जीवन बीमा बोला जाता है। बैंक से बैंक इसके दो केसेस हो सकते हैं। कुछ होता है, अगर अगर टर्म इंश्योरेंस का बॉन्ड है आपका, तो टर्म इंश्योरेंस का बॉन्ड सिर्फ उस इस इनसिक्योरिटी को ही वो करता है फुलफिल, कि बैंक को इस तरह का डाउट है कि कल को इसकी डेथ हो गई तो पैसा कौन देगा। ठीक है, तो वो उस जगह पे आप टर्म इंश्योरेंस को एज अ मॉर्गेज रख के बंधक जीवन बीमा का यूज उसको कर सकते हैं। या कोई आपका एंडोमेंट प्लान है, तो वो तो बहुत बढ़िया, बहुत सॉलिड बंधक माना जाता है कि अगर आप सरवाइव भी कर गए बट बैंक रब्त हो गया, अगर आपके पास कल को चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो आपका पॉलिसी बॉन्ड से निकलने वाला आपका मेच्योरिटी वाला अमाउंट होगा या फिर डेथ क्लेम का जो अमाउंट होगा, वो बैंक जा करके एलआईसी से ले लेता है। तो इसी को बंधक जीवन मुक्ति बीमा कहा जाता है, बंधक जीवन बीमा कहा जाता है। आगे बढ़िए और आगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीवन जीवन बीमा उत्पाद का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, देखिए एलआईसी, एलआईसी का हो या फिर किसी भी कंपनी से अगर आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस का पर्पस, इंश्योरेंस खरीदने के बहुत सारे पर्पस होते हैं, बट जो प्राइमरी पर्पस होता है ना, वो यही होता है कि हम कल को ना रहें, अगर हम अर्निंग है, हमारी फैमिली हम पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, और कल को हम ना रहें किसी भी वजह से, अगर हम डिसेबल हो गए कि हम कमा नहीं सकते अब, या तो डेथ हो गई या डिसेबिलिटी हो गई, तो उस केस में हम हमारे फैमिली को जो फिनेंशियल प्रोटेक्शन देने का काम होता है, वो इंश्योरेंस से किया जाता है। ये प्राइमरी पर्पस होता है। ठीक है, उसके अलावा टैक्स में रिबेट तो मिलता ही है, सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है ही, ये सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं। प्राइमरी पर्पस थर्ड नंबर ऑप्शन में लिखा है, व्यक्ति के उत्पादक क्षमताओं में आर्थिक मूल्य के नुकसान के लिए संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोडक्टिव एबिलिटी। कल को उसकी प्रोडक्टिव एबिलिटी नहीं रह जाती है, तो उसमें हेल्प करता है। चलो अभी 31 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से किसे मियादी पॉलिसी मतलब अच्छी सलाह दी जा सकती है? तुमने बताया था टर्म इंश्योरेंस जो होता है उसमें प्रीमियम आपका कम लगता है, एंडोमेंट में प्रीमियम ज्यादा लगता है। तो टर्म इंश्योरेंस बेसिकली अगर किसी को बहुत इंश्योरेंस की जरूरत है बट उसका बजट कम है, तो हम उसको टर्म इंश्योरेंस खरीदने की सलाह दे सकते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन में आंसर है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा की जरूरत है लेकिन उसका बजट कम है, तो वो टर्म इंश्योरेंस ले सकता है। आगे देखिए, इस पेज में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसमें ट्रेडिशनल प्लान जो है, एंडोमेंट प्लान और टर्म इंश्योरेंस मैंने बता दिया है। उसके नीचे पॉइंट पे लिखा हुआ है नॉन ट्रेडिशनल प्लान, गैर परंपरागत। ठीक है, जिसके लिए मैंने पेज आपको ऊपर खाली छुड़वाया है। उसमें बस कुछ गैर परंपरागत प्लान्स हैं, उसके नाम पूछे जाते हैं। बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ।
गैर परंपरागत नॉन ट्रेडिशनल प्लान वो प्लान होते हैं जिसपे कंपनी कभी भी गारंटीड रिटर्न का वादा नहीं करती है, क्योंकि यहाँ जो नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स में पैसे लगाए जाते हैं वो पैसे शेयर मार्केट में लगे होते हैं। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से आपके जो पैसे की वैल्यू है वो डिफाइन की जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, जिसको नेट एसेट वैल्यू बोला जाता है, नैव के नाम से जाना जाता है। ये टाइम टू टाइम ना ये डिपेंड करता है कि शेयर मार्केट का कैसा है, ये कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। एलआईसी के केस में ये है कि बस डिफरेंस ये है कि शेयर में आप पैसा ना लगा के इसके थ्रू पैसा लगाएंगे तो एक फायदा आपको ये मिलेगा कि रिस्क कवर मिल जाएगा। एलआईसी के थ्रू जो पैसा नॉन ट्रेडिशनल प्लान में लगाया जाता है, मतलब शेयर मार्केट में लगाया जाता है, उस पैसे पे आपको रिस्क कवर दिया जाता है। बट शेयर मार्केट में आप जैसे पैसे लगाओगे तो आपको शेयर मार्केट में आपको कभी रिस्क कवर नहीं मिलेगा। जो पैसा है करेंट वैल्यू है, जो नेट एसेट वैल्यू होगा वही मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही नॉन ट्रेडिशनल प्लान होता है। नॉन ट्रेडिशनल प्लान में कभी भी कोई भी कंपनी आपको गारंटीड रिटर्न नहीं दे सकती। अब इसमें कुछ प्लान है, एग्जाम में बेसिकली यही पूछा जाता है कि कौन कौन सा प्लान है। अभी नहीं उसको नीचे करो, अभी उसी में, हाँ, इसमें दिया हुआ है गैर परंपरागत वाले में सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। वहां जहां मैंने पेपर पे पेज खाली छुड़वाया था वहां लिख लीजिए यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, वेरिएबल प्लान और यूलिप। इसको लिख लीजिए, ये 3 प्लान में से किसी एक प्लान का ऑप्शन में नाम रहेगा और बोल पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नॉन ट्रेडिशनल प्लान है। यूलिप का फुल फॉर्म लिख लीजिए, कभी कभी आता है। यूलिप का फुल फॉर्म होता है, यू से होता है UNIT, यूनिट। एल एल से होता है LINKED, लिंक, यूनिट लिंक। आई से होता है इंश्योरेंस, पी से होता है प्लान। चलो आगे। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में जैसे दिया है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा एक गैर पारंपरिक पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद है, ठीक है। तो गैर पारंपरिक मतलब नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें दिया है टर्म इंश्योरेंस। हमने आपको बताया टर्म इंश्योरेंस ट्रेडिशनल होता है। थर्ड नंबर में एंडोमेंट दिया हुआ है। सेकेंड नंबर ऑप्शन आंसर है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। आगे बढ़ो। 34 तो ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इसमें ये 34 आप ये याद रखना है, तो रख लीजिए ह्यूमन जो यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस है ये सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो ये अमेरिका में इंट्रोड्यूस कराया गया था। वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ऐसे ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। यहाँ से अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। 34 तक हमारा जो है ये यहाँ फर्स्ट लेक्चर पे हम खत्म करते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस और हैं, 25-30 क्वेश्चंस और होंगे, जिसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको यहीं पे रुकते हुए धन्यवाद।